नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के द्वारा जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी यानी आपका डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर के जो ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही इसकी कंप्लीट जानकारी पहले थोड़ी सी हम शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, इसके बाद फॉर्म को यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ऑनलाइन फॉर्म की डेट देख सकते हैं यहाँ पर आपकी। और एक बात और यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी ऑनलाइन फॉर्म की जो लास्ट डेट है 24/10/2025 रखी गई है। और एक बात और, सभी फॉर्म आपको फिल करने के बाद, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद जो भी आपके सभी अभिलेख यानी आपके सभी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको एमपीपीएससी ऑफिस में आपको सेंड भी करने होंगे। आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर जाकर ही जमा कर सकते हैं, या चाहें तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से पोस्ट ऑफिस से सेंड कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट को, सभी अभिलेख, अब आपको भी अभिलेख कौन कौन से फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेंगे तो आगे फॉर्म के साथ आपको हम वहाँ पर भी आपको दिखा देंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 31/10 तक आपके हर हाल में पहुंच जाना चाहिए, शाम के 5 बजे तक। इसके पहले आप फॉर्म को फिल करके यहाँ से पहुंचा दीजिए। अब चलिए इसकी पहले शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के अनुसार यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं और इसमें कितनी पोस्ट क्या है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट आपकी 12 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। इसका ये वेतनमान देख सकते हैं आपका, जो 30 श्रेणी पोस्ट है। पद का मुख्य कर्तव्य ये सब कुछ आप देख लीजिए। अब इसकी शिक्षण अर्हता क्या है तो ये समझ लीजिए। आपके पास एमएससी नर्सिंग में हो या फिर बीएससी नर्सिंग में हो आपके पास, या फिर आपका जो पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अस्पताल प्रबंधन एवं प्रशासन में नियमित आपके पास पाठ्यक्रम में, या लोक स्वास्थ्य प्रबंधन में नियमित पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री हो, या स्नातकोत्तर आपके पास पीजी डिप्लोमा है तो भी आप इसमें अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। और यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात और कर लेते हैं। तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जो वर्तमान में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग है, के अधीन नर्सिंग सेवा में नर्सिंग ऑफिसर हो, या फिर वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर, या फिर सिस्टर ट्यूटर, या मैट्रन, या नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड 2 के नियमित पद पर 10 वर्ष का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। यदि आपके पास है तो ही इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा इसमें आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। बाकी सभी जानकारी इसको आप देख लीजिए और यहाँ पर आपको ये सब कुछ आपको पढ़ लेना है। इसकी नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है तो ये भी आपको आगे प्रोसेस दिखा देते हैं। और मिनिमम 21 साल और अधिकतम आपकी 40 साल एज यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पर देख लीजिए आप, यदि आपके फॉर्म 500 से कम फिल होती है तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू ले लिया जाएगा। और यदि 500 से ज़्यादा फॉर्म होती है तो फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू यहाँ से होगा। तो इस प्रकार से प्रक्रिया यहाँ पर रहने वाली है। और किस प्रकार से किसको यहाँ पर बुलाया जाएगा तो इंटरव्यू में इस प्रकार से प्रक्रिया आपकी अपनाई जाएगी। इन सभी को यहाँ से आप देख सकते हैं। अब ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की सिंपल आप एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे इस प्रकार से। तो आपको जो पहली लिंक देख रहे हैं इस पर इस प्रकार से क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। तो यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करते यहाँ पर चले आना है। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आपकी जो भी डेट है इसको और देख सकते हैं वहाँ की। यहाँ पर और स्क्रॉल करते चले आइए। यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है इस प्रकार से। अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। यहाँ पर नीचे को चले आइए तो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, इसके सामने जो लिंक दिख रही है इसी लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपका इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर नीचे को चले जाना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी, इसके सामने आप देख सकते हैं 25 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट है और जो कि 24 अक्टूबर तक फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो इसके सामने जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपका एक और नया पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपको जो घोषणा दिख रहा है चेक बॉक्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो ब्लू कलर का विज्ञापन क्रमांक 05/2025 दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा, तभी आपका फॉर्म कंटिन्यू होगा। और इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन यहाँ से आपका डाउनलोड भी हो जाएगा। तो पहले इस नोटिफिकेशन को, टर्म एंड कंडीशन, आपकी एलिजिबिलिटी को चेक कर लीजिए, एक एक जानकारी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप यदि एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई यहाँ से कीजिए। इसके बाद आई एक्सेप्ट पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। तो अब आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे ऊपर ही दिख रहा है आवेदक पद का नाम, तो यहाँ पर देख सकते हैं जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी। अब नेक्स्ट है, क्या आप एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग जो भी आपकी क्वालिफिकेशन थी इनमें से कोई आपके पास है तो आप धारित करते हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है। इसके बाद नेक्स्ट है एमएससी नर्सिंग
यहाँ पर देख लीजिए एमएससी नर्सिंग हो या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बी बेसिस आपकी जो बेसिक बीएससी नर्सिंग उपाधि आपको चुनना है, तो उसमें से सिलेक्ट करना आपके पास क्या बीएससी नर्सिंग है आपके पास या एमएससी नर्सिंग है या पोस्ट बेसिस आपकी जो बीएससी नर्सिंग है, इनमें से जो भी आपके पास है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये जानकारी सिर्फ आपको हम एग्जाम्पल के लिए दिखा रहे हैं, डेमो के लिए, जो कि एक्चुअल जानकारी वो आपको सही तरीके से यहाँ से आपको फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जो कि वर्तमान में आपका लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा है, के अधीन नर्सिंग सेवा में नर्सिंग ऑफिसर आप हो या फिर वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर या सिस्टर ट्यूटर आपका या मेट्रन या नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड 2 के नियमित पद पर 10 वर्ष का अनुभव धारित करते हैं, तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से यस करना है। अब इसकी जानकारी आपको देनी होगी, यदि नहीं करते तो इस प्रकार से नो करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको इसकी जानकारी देनी ही होगी। तो इसको क्लिक कीजिए। अब आप पद का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पर किस पोस्ट पर थे आप इस प्रकार से आ जाएगा, आपका इस प्रकार से रहेगा। जिला का नाम, तो जो भी आपका जिला था इस प्रकार से अपने जिले को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर सेवा अवधि आपने कब से कब तक की है यहाँ पर, और सेवा में निरंतर आपका सेवा न रहने का कारण आपको बताना है, और अनुभव प्रमाण पत्र आपका जो क्रमांक है वो फिल करना है। इसी प्रकार से आपके जो भी आपको यहाँ पर रहा है सभी को एक एक करके यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे को चले आना है, तो यहाँ पर आपको व्यक्तिगत विवरण फिल करना है, और जो भी आपकी 10th की सर्टिफिकेट है उसके आधार पर आपको सभी जानकारी फिल करना है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का फर्स्ट नाम फिल करना है, तो जो भी आपका फर्स्ट नाम है इस प्रकार से अपना फर्स्ट नाम को फिल कीजिए। इसका तो मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल कीजिए 10th की सर्टिफिकेट में, या नहीं है तो सिंपल आप इसको छोड़ सकती है। इस प्रकार से आपका जो भी सारा नेम है लास्ट नेम फिल कीजिए। इसका तो अपना जेंडर फिल करना है, इसका तो डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर इसको इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। कैलेंडर पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है आपकी, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से अपने ईयर को सिलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से ईयर को, यहाँ पर अपने मंथ को, इस प्रकार से अपने मंथ को और अपनी डेट को इस प्रकार से फिल करना है। इसको नीचे को चले, अब अपने फादर्स का नाम फिल करना है, पिताजी का नाम जैसा स्पेलिंग आपके 10th की सर्टिफिकेट में लिखिए सेम ऐसे ही फिल करना है। यहाँ पर अपनी माताजी का नाम फिल करना है। इसको नेक्स्ट है कि आप विवाहित है, यदि हैं तो यस कीजिए। अब जैसे यस करते हैं तो अपनी पत्नी का नाम, यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या फिल करनी है, जितनी भी आपकी है यहाँ पर इस प्रकार से दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपना अंतिम बच्चे की तिथि इस कुछ आपको फिल करना होगा, और यदि अनमेरिड हैं अविवाहित है तो सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे को चले आना। अब आपकी मूल सूचना का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अब यदि मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप एस करेंगे। अब आपकी जो भी कैटेगरी है इसको सिलेक्ट कीजिए। आप एससी के हैं तो एससी, यूआर के हैं तो यूआर, जैसे एससी एसटी सिलेक्ट करते हैं तो आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। अब आपकी जो कास्ट है, कास्ट का नाम आपको यहाँ से फिल करना होगा। इसी तरीके से यदि आप एससी सिलेक्ट करते हैं तो एससी की भी जानकारी इसी तरीके से फिल करनी होगी। और जैसे आप यदि ओबीसी हैं तो ओबीसी में यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में तो नो कर क्लिक करेंगे। फिर आपकी जो कास्ट है, कास्ट का नाम फिल करना होगा। इसी तरीके से आपका ईडब्ल्यूएस को भी सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आप जो भी अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो किसके द्वारा इश्यू किया गया है तो वो उसको फिल करना है। जैसे आपका एसटीओ के द्वारा, तो इस प्रकार से एसटीओ फिल कीजिए। किस जिले से आपका इशू हुआ है तो उस जिले का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर अपना प्रमाण पत्र क्रमांक यानी जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको पूरा फिल करना है। किस डेट को इशू हुआ है तो वो डेट आपको यहाँ से फिल कर देनी है। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी का प्रकार आपको फिल करना है, तो क्या अभ्यर्थी 40% या इससे अधिक दिव्यांग यानी डिसेबल है, यदि हैं तो यस करेंगे। फिर आपको जो आपका क्या अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया, यदि किया गया है तो आप यस करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट है, और यहाँ पर देख लीजिए दिनांक 1/6/2021 तथा उसके पश्चात जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र यूआईडी पोर्टल है जो आपका जो यहाँ पर देख सकते हैं, इसके माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होगा। तो यहाँ पर डिसेबिलिटी का प्रकार सेलेक्ट करेंगे, किस प्रकार की आपको डिसेबिलिटी यहाँ पर है, उसका परसेंटेज देना होगा और प्रमाण पत्र क्रमांक देना होगा और जारी होने का दिनांक। यदि आप डिसेबल नहीं है तो सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है अन्य विवरण, इसको आपको सावधानीपूर्वक फिल करना है। तो क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के लिए दंडित किया गया है, यदि किया गया है तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपल नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, यदि है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल या स्वशासी संस्था में सेवारत हैं, यदि आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आपकी क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, यानी आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, यदि चल रहा है तो यस करेंगे और नहीं है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट है आपका जो रोजगार पंजीयन, इसके बारे में जानकारी आपको देनी है। तो जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं वो आप यूआर से अप्लाई करेंगे और उनके लिए रोजगार पंजीयन देने की आवश्यकता नहीं, बाकी सभी आप कुछ यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऊपर क्लिक कर सकते हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो उनके लिए भी अभी फॉर्म के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जब डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो उसमें आपको रोजगार पंजीयन सेंड करना होगा। तो सबसे अच्छा है कि यदि आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो पहले आप रोजगार पंजीयन को कर लीजिए। अब रोजगार पंजीयन कैसे करना है तो इसका हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है,
तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपना रोजर का जिले का नाम फिल करना है, किस जिले से अपना रोजर किया है, रोजर पंजीयन क्रमांक फिल करना है, किस डेट को आपने रोजर पंजीयन किया था तो उस डेट को यहाँ से फिल कर देना है। नेक्स्ट, भूतपूर्व सैनिक का विवरण। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप दी छूटों का विवरण। तो यहाँ पर है आप क्या मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना यानी इंटर कास्ट मैरिज के अंतर्गत पुरस्कृत स्वर्ण पार्टनर हैं। तो यदि आप हैं तो यस करेंगे, और यदि आप अनमेरिड है तो आपको टिक करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी है, यदि आप हैं तो यस, नहीं तो इस प्रकार से नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका अब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी होगी। तो 10th की जानकारी देनी है, तो उत्तीर्ण बड़ी परीक्षा का नाम, तो यहाँ पर आप सिंपल चाहें तो हाई स्कूल इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। इसके तो ग्रेड सिस्टम था या डिवीजन सिस्टम था, जो भी था इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। यदि आपका ग्रेड या CGP सिस्टम था तो आपको पूर्णांक प्राप्तांक फिल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्ट परसेंटेज फिल कर देना है। और यदि आप डिवीजन सिस्टम सेलेक्ट करते तो डिवीजन आपके विषय, तो 10th की आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं एक करके, और चाहें तो आप सिंपल इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। पूर्णांक आपके कितने थे तो पूर्णांक फिल कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इस प्रकार से आपको प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए हैं, तो जो भी आपके प्राप्तांक प्राप्त हुए इस प्रकार से फिल कीजिए। यहाँ पर परसेंटेज आ जाएंगे। यहाँ पर डिवीजन किस डिवीजन से पास हुई है, बोर्ड का नाम, यदि आप MP बोर्ड के हैं तो MP बोर्ड इस प्रकार से आप इस प्रकार से फिल कीजिए। और आपका CBSE या अदर स्टेट बोर्ड है तो जो भी उसको फिल कीजिए। आपने 10th किस वर्ष पास किया वो, और आपका 10th का रोल नंबर। इसी तरीके से आपको 12th की जानकारी देनी है, तो आप चाहें तो इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर डिवीजन सिस्टम था या ग्रेड सिस्टम था CGPA, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब आपके जो 12th में सब्जेक्ट रहे तो इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं, जैसे आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है इस प्रकार से, और आपको कॉमा नहीं लगाना है, एक बार स्पेस देना है, दूसरा सब्जेक्ट लिखना है इस प्रकार से, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है वो फिल कीजिए। इसका तो पूर्णांक कितना था, तो फॉर एग्जाम्पल के जैसे 500 था तो इस प्रकार से 500, आपको प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए हैं इस प्रकार से आपके प्राप्तांक आ जाएंगे। इसका तो परसेंटेज आ जाएगा, यहाँ पर आपका डिवीजन आ जाएगा, और आपका बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण वर्ष और रोल नंबर। इसी तरीके से आपका BSc नर्सिंग आप किए हैं या पोस्ट बेसिक आपका जो BSc नर्सिंग है, इनमें से जो भी किए उसको आपका डिवीजन सिस्टम था या ग्रेड सिस्टम था, जो भी था इसको इस प्रकार से फिल कीजिए। अब आपके जो भी सब्जेक्ट रही है इनमें से, तो इस सब्जेक्ट को नाम लिख सकते हैं, और यदि बहुत सारी सब्जेक्ट है तो आप सिंपल फिर यहाँ पर BSc नर्सिंग भी लिख सकते हैं, तो आपको ये ऊपर डिपेंड है। इसके बाद पूर्णांक फिल करना है, यहाँ पर प्राप्तांक फिल करना है। और यदि आपका ग्रेड या CGP सिस्टम है तो फिर आपको सिर्फ सब्जेक्ट लिखना है, आपको डायरेक्ट परसेंटेज लिखना है, और आप किस डिवीजन से पास हुई तो फर्स्ट सेकंड वो आपकी यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है, उत्तीर्ण वर्ष और रोल नंबर, इतनी जानकारी आपको सही तरीके से फिल करना है। इसके बाद आपका स्नातकोत्तर डिप्लोमा, यदि आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपको PG डिग्री या डिप्लोमा है तो वो फिल करना होगा। अब यहाँ पर आप कौन में इनमें से क्या किए है तो उसकी डिग्री का नाम फिल करना है यहाँ पर आपको। और यहाँ पर आप सब्जेक्ट भी देख सकते हैं, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका डिवीजन सिस्टम था या ग्रेड सिस्टम था या कोई मार्क्स सिस्टम ही नहीं है, इस प्रकार से आप इसको फिल कर सकते थे यहाँ पर आपको। अब इनमें से क्या की हैं, आप अस्पताल प्रबंधन प्रशासन में या लोक स्वास्थ्य प्रबंधन में, जो भी आपके पास है उसको फिल कीजिए। फिर वही आपको सेम फिल करना है, आपको प्रोसेस आपका पूर्णांक, प्राप्तांक, रोल नंबर, ग्रेड सिस्टम आपका, और उत्तीर्ण वर्ष और रोल नंबर, ये सब कुछ आपको इस प्रकार से फिल करना है। इसका तो जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको इस प्रकार से टिक करना है। इसके बाद नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश में संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुकी संविदा की सेवा का विवरण। तो यहाँ पर देखिए क्या आप मध्य प्रदेश में संविदा के आधार पर कार्यरत हैं या कार्य कर चुके हैं, तो इसके संबंध में जितनी भी जानकारी नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। यदि आप कर चुके हैं तो यस करेंगे इस प्रकार से, तो फिर उसकी आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी, और नहीं की है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है यात्रा भत्ता का विवरण। तो आप मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी SC हुए, ST हुए, OBC, नॉन क्रिमिनल और दिव्यांग, यदि आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, और नहीं लेना चाहते तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका बैंक विवरण की जानकारी देनी होगी, और स्वयं के ही बैंक खाते की जानकारी देनी होगी जिसके नाम से फॉर्म फिल हो रहा है। तो यहाँ पर अपना बैंक का नाम फिल करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे आपका बैंक का नाम है तो जो भी आपका बैंक इस प्रकार से आप फिल कीजिए, इस प्रकार से फिल करना है। IFSC कोड, तो जो बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज है उसको निकाल के देखेंगे तो IFSC कोड लिखा होगा। यहाँ पर शाखा का नाम यानी ब्रांच का नाम, यहाँ पर ब्रांच कोड ये भी आपको पासबुक पर लिखा मिल जाएगा। यहाँ पर खाता धारक का नाम आपका आ जाएगा, यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको यहाँ से फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो पासबुक का पहले वाला पेज है जिसमें आपकी अकाउंट की जानकारी सब कुछ लिखा है, जिसमें नाम लिखा है, तो उसकी आपको फ़ोटो खींचकर स्कैन करके JPG फॉर्मेट में आपको 100 KB तक
इसको यहाँ पर अपलोड करना है। अब हो सकता है कि आपको अपलोड करने में समस्या हो, तो इसका एक हमने रिसाइज का फ़ोटो सिग्नेचर और पासवर्ड रिसाइज का एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको देखकर अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं यदि आपको अपलोड करने में समस्या आती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका वर्तमान पता यानी पत्राचार हेतु पता आपको फुल एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पर अपना राज्य, जो भी अपना राज्य को इस प्रकार से फिल कीजिए। सब मान लीजिए मध्य प्रदेश की हैं, तो इस प्रकार से अपना मध्य प्रदेश सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी जिला है इस प्रकार से अपने जिले का नाम फिल कीजिए। यहाँ से यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको गली मोहल्ला स्ट्रीट कॉलोनी सब कुछ आपको फिल करना है। यहाँ पर अपना पूरा पिन कोड फिल कर देना है। इसके बाद आपका जो लैंडमार्क है वो यहाँ पर फिल करना है, जो भी आपका स्थायी पहचान चिन्ह है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये वर्तमान पता यानी करस्पॉन्डिंग एड्रेस और आपका स्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो इस पर टिक करना, तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएंगे। और यदि अलग अलग हैं तो इसको टिक मत कीजिए, यहाँ पर अलग अलग यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको अपनी जो पासपोर्ट साइज की वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो है वो आपको अपलोड करना है। और फोटो आपको JPG फॉर्मेट में मिनिमम 20 KB अधिकतम 100 KB, तो आप कोशिश कीजिए लगभग 90 से 95 KB में फ़ोटो को अपलोड करेंगे तो आपकी फ़ोटो क्लियर दिखेगी और आपकी ब्लर नहीं होगी। और जब आपको फ़ोटो क्लियर दिखती है तो यहाँ पर आपको इस पर चेक बॉक्स पर टिक करना है। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर को भी अपलोड यहाँ से कर देना है। तो जैसे यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड करते हैं तो सिग्नेचर आ जाएगा, यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करना है। अब आपको आगे हो सकता है कि आपके फ़ोटो में, सिग्नेचर में और पासवर्ड अपलोड करने में इनवैलिड फाइल की आपकी समस्या आए, तो जो हमने वीडियो की लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में दी है उसको देखकर हमने फ़ोटो, सिग्नेचर और पासवर्ड को रिसर्च करने की पूरी प्रोसेस बताई है। जैसे आपको पिक्सल KB, तो उनको एक बार देख लेंगे और आप उसके इर्द गिर्द पिक्सल को सेट करेंगे और अपलोड करेंगे तो आपकी फ़ोटो यहाँ से अपलोड हो जाएगी, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी को समस्या आती है। इसके बाद आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो आपको फिल करना है यहाँ से, और सही मोबाइल नंबर फिल करना है, क्योंकि आगे आपकी जो भी प्रोसेस होगी तो फिर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से जानकारी सेंड की जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो एक्टिव ईमेल ID वो फिल करना है। यहाँ पर अपना चेक बॉक्स टिक करना और यहाँ पर आपकी सभी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो उसको एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद आपका जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है आपको इस प्रकार से आपको पूरा कैप्चा फिल कर देना है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है नेक्स्ट पर क्लिक करना है। लेकिन अब जब नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको अभी बता दें कि हो सकता है कि फाइल इनवैलिड फाइल, फोटो, सिग्नेचर की समस्या है, तो रिसाइज आपको कर लेना है। इसका तो दोबारा से ट्राई आपको करना है, तो आपका ये काम हो जाएगा। इसका तो इस प्रकार से पॉपअप आएगा, तो सब कुछ नाम, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब कुछ आपको चेक कर लेना है। और प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम में त्रुटि सुधार नहीं होगा, तो आपके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट में यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो उसको आप एडिट किसी भी हालत में नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सब कुछ चेक कर लेना है। यदि आपका सब कुछ सही तो ओके पर आपको क्लिक करना है, और यदि कोई मिस्टेक है तो कैंसिल पर क्लिक करके उसको सुधार लीजिए, फिर उसके बाद ओके पर आप इस प्रकार से क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका पूरा फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। अब आपको ऊपर सबसे ऊपर एक आपको आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, तो पहले उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे को चले आना है। अब आपकी जो भी कैटेगरी है, जैसे यहाँ पर SC ST OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर के इस प्रकार की फीस दिखेगी, और आप यदि EWS हैं और आप UR के तो आपको थोड़ा फीस यहाँ पर अलग दिख सकती है, 560 रुपये के आसपास आपको इस प्रकार से कुछ। तो यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आप पेमेंट आप करने के लिए आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन मिल जाएगी, तो उसको यूज करके अपने फॉर्म का आपको प्रिंट यहाँ से फीस पेमेंट कर देना और आपका प्रिंटर निकाल के रख लेना है। और यदि आप वहाँ से पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो एक ऑप्शन आपको और दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक करेंगे। जो अभी आपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया उस एप्लीकेशन नंबर को फिल करके, डेट ऑफ बर्थ को फिल करके इस प्रकार से आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे, तो आप उसी पेज पर पहुँच जाएंगे आपके फॉर्म की पेमेंट वाले ऑप्शन पर। पेमेंट करने के बाद इसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, और आप दोबारा से फॉर्म का रीप्रिंट लेना चाहते हैं तो डुप्लीकेट रिसिप्ट ये पेमेंट का ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे, तो अपने फॉर्म का आप रीप्रिंट यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आपका अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब आपको फॉर्म का प्रिंट लेने के बाद आपको इस एड्रेस पर आपको डॉक्यूमेंट भी सेंड करने होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक आपको जो बड़ा लिफाफा है, जो A4 साइज का लिफाफा आता है, उस पर आपको लिखकर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से देख लीजिए, यहाँ पर विज्ञापन क्रमांक आपका ये सब कुछ आपको लिखना है, पोस्ट का नाम आपका रहेगा, और आपको हाँ इस एड्रेस पर आपको भेजना है। और यहाँ पर आपका नाम, प्रेषक का नाम, यहाँ पर नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब कुछ आपको लिख देना है। और कौन कैसे आपको डॉक्यूमेंट लगाना है तो वो देख लीजिए, यहाँ पर दे दिए गए हैं। ये देखिए, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन आपको सब कुछ लिखा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका आवेदक का नाम और रोल नंबर तो अभी आपको मिला नहीं है, तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण, अनुप्रमाण फॉर्म और कितने पृष्ठ से, और जो आपको दिया गया इसी फॉर्मेट में आपको इतनी ही कॉपी आपको यहाँ पर लगानी है आपको सब कुछ। अब इसकी फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेंगे तो चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं हम आपको। तो ये सब कुछ आपको लगाना है, और इसको भी आपको साथ में आपको इसका प्रिंट लेके इसको भी आपको लगा देना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको कहाँ मिलेगी फॉर्मेट, तो जब MPPS की जो मेन वेबसाइट पर आते हैं इस प्रकार से होम पेज पर, तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मोबाइल आपको हम घुमा लेते हैं ताकि आपको एकदम प्रॉपर देखिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड फॉर्मेट, इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से।
इसको थोड़ा सा आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने का देखो इस प्रकार की पेज दिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए उपस्थिति पत्रक यानी अटेंडेंस फॉर्मेट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी व्यक्तिगत विवरण, अन्य प्रमाण फॉर्म आपका, शासकीय सेवा हेतु वचन पत्र आपका, घोषणा पत्र आपको यदि पिछड़ा वर्ग के हैं, और घोषणा पत्र किसी भी परीक्षा पेपर जैसे संबंधी आपका, आपकी माँ की ये जुडिशल केस संबंधी 87-13 का फॉर्म आपका जो फर्स्ट टेस्ट आपका, ये तो छोड़ दीजिए, अब सहायक आपका ये प्राध्यापक के लिए, व्यक्तिगत साक्षात विवरण आपका, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन सभी को यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। बाकी और जो अलग से पोस्ट दिए गए इनको आप छोड़ दीजिए। तो पूरी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप MPPSC की जो हेल्पलाइन नंबर दी गए इन पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या को यहाँ से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।